हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी और आज हम पढ़ेंगे साइंस के फिजिक्स का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स हैं लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन, इमेज, मिरर्स एंड इट्स टाइप्स, रे डायग्राम ऑफ मिरर्स, यूजेस ऑफ मिरर्स, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। और देखेंगे हम रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रे डायग्राम ऑफ लेंसेस, लेंसेस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो इसकी प्रॉपर्टी, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। जो लाइट होती है वो वैक्यूम में चल सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट हैज़ ड्वेल नेचर। जो लाइट होती है वो ड्वेल नेचर की होती है, यानी जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में भी होती है और वेव फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो पार्टिकल और वेव फॉर्म में होती है लाइट, यानी ड्वेल नेचर होता है इसका। लाइट कास्ट शेडो। जो लाइट होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी जस्ट अपोजिट साइड में शेडो बनाती है। ठीक है, लाइट से हमेशा शेडो बनती है। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। या तो वो वैक्यूम में बोले या एयर में बोले, तो स्पीड आपसे पूछता है लाइट की स्पीड क्या होती है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो दो केस होंगे। अगर सरफेस पे टच होगी और वो वापस रिटर्न आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का सरफेस पे पड़ के वापस रिटर्न होना ही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन है रिफ्रैक्शन। जब लाइट सरफेस पर पड़ती है और उससे पार हो जाती है तो उसको कहेंगे हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन। क्लियर है? इन दोनों को हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स ए पॉलिश सरफेस। जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस से पर स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके कुछ लॉ होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने एक मिरर लिया। ठीक है, ये एक पॉलिश मिरर है, ये इस पर जो परपेंडिकुलर है ये कहलाता है नॉर्मल। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस सरफेस पर। अब एक रे ली, इस रे को हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। तो ये इंसिडेंट रे सरफेस पे क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है इस तरह से, और इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये रे यहाँ पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके ये क्या करती है? बाउंस बैक हो जाती है। तो जब ये बाउंस बैक हो जाती है इस तरह से, तो ये जो रे होती है ये कहलाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? तो ये इंसिडेंट्स रे नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बना रही है, तो हम मान लेते हैं ये जो एंगल बना रही है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट कर देते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो इंसिडेंस एंगल है आई, ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी एंगल आर के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, है ना? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस तरह से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा।
और सेकंड बात है इसमें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट रे थी, ये वाली इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं और एक सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती हैं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इमेज के बारे में, ठीक है, इमेज कैसे बनती है, क्या होता है, किस टाइप की होती है, वो पढ़ते हैं। तो इट इज़ ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज क्या है? ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइट रे या तो एग्जैक्टली मिल जाती हैं या मिलती हुई सी दिखती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर, जिस पॉइंट पर दो लाइट्स मिल जाएं या मिलती हुई दिखे, उसी को कहते हैं हम इमेज। क्लियर है? इमेज टू टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। रियल इमेज, इट फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जब दो लाइट जो आ रही हैं वो एक्चुअली मिल जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। एक्चुअली मिलती हुई दिखेंगी तो वो रियल इमेज बनाएंगी। और दूसरी बात है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन भी कर सकते हैं। रियल इमेज को हम क्या स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तीसरी बात है, जो रियल इमेज होगी, ये जो रियल इमेज होगी ये क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, इसके बारे में अंदर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ इन्वर्टेड का मतलब इसमें लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। अब वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। जब दो लाइट रे अपीयर होती हैं टू मीट, मिलती हुई सी दिखती हैं, तो वो कैसी इमेज बनाती हैं? वो वर्चुअल इमेज बनाती है। एंड कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इन्हें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, और ये इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी होगी। तो समझ में आया आपको डिफरेंस? चलिए अब देखते हैं हम जो इमेज ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने ये एक प्लेन मिरर लिया और इसके पीछे की तरफ पॉलिश है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। प्लेन मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। अब इस पर कोई रे आती है, ठीक है, तो ये इस प्लेन सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद ये वापस से बैक चली जाएगी, है ना। सेम इसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाएगी। ये आई रे टकराई और ये वापस चलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब अगर दूसरी रे आ रही है, क्योंकि कम से कम दो रे होना चाहिए, एक रे आ रही है और ये इस जगह टकराती है, ठीक है। जब भी रे इस तरह से तिरछी टकराती है तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये हमेशा इससे वापस रिटर्न इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब इस तरह से होगा, अब ये दोनों रे देख रहे हो आप, कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। ये इमेज कहीं, ये दोनों रे कहीं भी नहीं मिल सकती हैं, कहीं भी नहीं मिलेंगी, आपको दिख रहा है जैसा कि। बट इसे क्या है, अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, है ना, ये जो लाइन आ रही थी ये सपोज पार होती तो ऐसे डॉट 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 ऐसे जाती। क्लियर है? और ये दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो हमने इस वाली को पीछे की तरफ बढ़ाया, इसी तरह इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो ये इस तरह से ये इस जगह पर दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट की क्या है? इमेज है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में आपको दिख रहा है इस तरह से ये इमेज बन गई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए जो इमेज बनी? तो ये जो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे की तरफ बनी है, मिली नहीं है, मिलती हुई सी दिख रही है, तो इसलिए ये जो इमेज है वर्चुअल है, और इरेक्ट यानी सीधी दिख रही है आपको ये खड़ी हुई, ठीक है। दूसरा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है, ये देखो ये जो साइज़ ऑब्जेक्ट का वही इमेज का साइज़ है, यानी साइज़ क्या रहता है? इक्वल रहता है प्लेन मिरर में। और बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, जो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर
इमेज प्लेन से उतनी ही दूरी पर इमेज बन रही है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच है, सपोज 1 मीटर है, तो मिरर से इमेज के बीच का डिफरेंस भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में समझ में आ रहे हैं। इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, टोटल कितना हो गया, ये 2 मीटर हो गया, क्लियर है। और लेटरली इन्वर्टेड जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, है ना, उल्टा का सीधा दिखना, वो होता है लेटरली इन्वर्टेड। इसे अब समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पे अच्छे से और, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये लेटरली इन्वर्सन क्या होता है, अपेरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जो मिरर इमेज जो बनती है वो क्या, जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो जाती है, रिवर्सल हो जाती है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है इसमें। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। फॉर एग्जांपल ये एक मिरर रखा है, मिरर के इस तरफ ये ग्रीन बोर्ड रखा है, ठीक है। इस साइड को हम बोलेंगे, ये हो गया हमारा राइट, ठीक है, और ये हमारा है लेफ्ट में, ठीक है। तो जी और बी तो हमारे राइट में और एन और डी लेफ्ट में है, सॉरी। इसके बाद ये जो जी इधर आ गया, ये और एन इस तरफ आ गया, ठीक है। यानी जो राइट में था वो लेफ्ट में चला गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। इसी तरह बी और डी भी राइट और लेफ्ट में थे, जो कि किस में आ गए, लेफ्ट और राइट में। यानी ये इमेज क्या हो गई, लेटरल इन्वर्सन। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने एक कोई एम्बुलेंस देखी होगी तो उस पर एम्बुलेंस पे इस तरह से उल्टा लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि जब सामने वाला कोई गाड़ी चला रहा होगा तो उसके रियर इमेज में क्या होता है, वो सीधा दिखे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट स्पेरिकल मिरर के बारे में। अभी हमने प्लेन मिरर देखा था, अब हम देख रहे हैं स्पेरिकल मिरर। जो स्पेरिकल मिरर होता है, तो ये कोई मिरर की बॉल ली हमने, स्पेरिकल का मतलब गोल, ये गोल मिरर लिया, इस गोल मिरर में से हमने इसे यहाँ से कट कर दिया, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कट कर दिया, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, मिरर बन गया, ठीक है। तो इसमें जो P है, P को हम बोलेंगे पोल, ठीक है। इस मिरर का जो बीच मिड पॉइंट है वो क्या है, पोल। और इस पोल और जो ये बॉल थी उससे का जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्पेरिकल मिरर है उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोल से रेडियस क्या है, रेडियस यानी आर क्या है, सेंटर से फोकस के बीच की दूरी। अब ये फोकस क्या है, फोकस जिस पे पिक बनेगा उसको कहते हैं हम फोकस। ये पोल और सेंटर का मिड पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट क्या है, फोकस है, ठीक है। और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, फोकस लेंथ कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ये फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से लिखते हैं, जबकि फोकस को एफ से लिखते हैं। इज इट क्लियर है। फिर यहाँ अपार्चर लिखा है, इसे हमने एम से लिखा है, एम यानी अपार्चर। अपार्चर क्या होता है, देखो जब हमने इसे मिरर को कट किया था तो ये एम से एन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं अपार्चर। ये इस पॉइंट से लेके एम के ऊपर वाले पॉइंट से लेके एन के इस नीचे वाले पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, अपार्चर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो सेंटर, फोकस और पोल जिस लाइन पे बन रहे हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस। इज इट क्लियर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अब एक रिलेशन होता है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में। जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, ट्वाइस होती है। तो हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू 2f। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका कोई छोटा सा न्यूमेरिकल बना के भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिख ही रहा है आपको, जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की क्या है, डबल है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अब हम देखते हैं जो स्पेरिकल मिरर है, तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व होगा, ठीक है। और इसमें दो तरह के मिरर बनेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर तो कुछ इस तरह का होगा
इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है कवर्ड कर्व जो बनेगा वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसमें क्या बनेगा, आउटवर्ड बनेगा इसमें रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये अंदर से तो पॉलिश होगा और इसका जो रिफ्लेक्टिंग है बाहर की तरफ, और इस कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेकेव मिरर, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है, ठीक है। इसमें जो सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिश किया होगा इसे हम बाहर से पॉलिश करेंगे, इस तरह से बाहर से ये पॉलिश होगा, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर होगा, इनवर्ड होगा। ये कॉनकेव मिरर में इनवर्ड होता है और कॉन्वेक्स में आउटवर्ड, और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्लियर है? तो कॉनकेव मिरर हो या कन्वर्जिंग मिरर एक ही बात है। अब हम देख रहे हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रे जब जाएगी तो कैसे, क्या रूल है, तो इसके 4 रूल है बेसिकली, ठीक है। पहला, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सेस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, फोकस से, ये देखो इस तरह से अगर कोई प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आ रही है कोई रे, तो ये रे जो पास होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये पास कहाँ से होगी, फोकस से। अगर इस तरह से पैरेलल आ रही है तो ये भी फोकस से ही पास होगी, ठीक है। कोई सी भी पैरेलल लाइन होगी वो फोकस से पास ही होगी रिफ्लेक्शन में, ये पहला था। अब दूसरा देखते, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। अगर कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, पास हो रही है फोकस से, जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, तो जब मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सेस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल बनेगी। समझ में आ रहा है? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर है? ये क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सेस के। अब थर्ड रूल है, ए रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है ना, तो कोई रे इससे आ रही है तो ये क्या होगी, सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। जैसे ये रे आई और ये कॉनकेव मिरर पर टकराई, इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड, ये तो आई है इंसिडेंट रे, तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी पाथ पर वापस चली जाएगी, सेम पाथ पर इस तरह से वापस चली जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ रूल, ए रे इंसिडेंट ऑन द पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। जो इंसिडेंट रे होती है ना, अगर वो पोल पर टकराती है तो वो इक्वल एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड हो जाती है। जैसे इंसिडेंट रे आई और ये पोल से टकराई, तो पोल से जो टकराने के बाद जो ये वापस से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो इंसिडेंट रे थी तो इसने इंसिडेंट एंगल बनाया, ये रिफ्लेक्टेड रे है नीचे वाली, तो ये जो एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, I इक्वल टू R होगा। क्लियर है? तो ये 4 रूल्स थे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके अंदर 6 केस हैं, हम एक एक करके 6 केस देखेंगे। अब पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो कैसी इमेज बनेगी और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके बारे में देख रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है, इस पे प्रिंसिपल एक्सेस बना हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, तो ये इन्फिनिटी से इस तरह से आएगा, इस तरह से इन्फिनिटी से आ रहा है और ये टकरा रहा है कहाँ पर, कॉनकेव मिरर पर, स्ट्राइक कर रही है रेस। तो ये जो रेज होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या होती हैं, फोकस से पास होती है, इसकी जो रिफ्लेक्शन रे बनेगी, क्योंकि ये पैरेलल है तो इस तरह से फोकस से, ये इससे, और इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी और इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड, सभी रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, फोकस पर टकराएंगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रेस थी और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई।
तो ये एक पॉइंट पर टकराएंगी और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर इमेज बनेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, इमेज जो बन रही है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी जो पोजीशन होगी वो एफ पर होगी। अब ये फोकस पर बन गई। अब बनने के बाद ये बनेगी कैसी, रियल और इन्वर्टेड। देखो सारी लाइनें एक जगह मिल रही है ना, तो ये कैसी इमेज बन रही है, रियल है और इन्वर्टेड होगी। और इसका जो साइज़ होगा इमेज का वो पॉइंट साइज़ का होगा। ठीक है, ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है, इस पॉइंट जैसी यहाँ इमेज बनेगी। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हम ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब इससे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी ये हमें देखना है। तो इसमें क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे एक रे जाएगी, एक तो हमने पैरेलल ले ली और हम एक और लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है। ये दो रे हमने इंसिडेंट रे ले ली। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली जो जाएगी ये तो फोकस से पास आउट होके जाएगी, और जो कर्वेचर वाली है वो सेम पाथ में ही वापस चली जाएगी। जैसे ये इंसिडेंट रे आ रही है इसी में ही ये वापस चली जाएगी। ठीक है, और ये जो दोनों रे जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर क्या बनेंगी, इमेज फॉर्म करेंगी। ये इस जगह पर ये मिल रही है तो ये इमेज इस जगह इस तरह से बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने देखते हैं जो ये इमेज बन रही है, तो इस इमेज के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो ये जो इमेज है इसकी जो पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, ये आप देख ही रहे हैं, एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इसका जो नेचर है, नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। आपको दिख ही रहा है रियल है और इन्वर्टेड भी है। और इसका जो साइज़ होगा वो साइज़ जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा है, आपको दिख रहा है। तो इसका जो साइज़ होगा वो स्मॉल साइज़ होगा। इज इट क्लियर। तो ये हमेशा छोटा बनेगा। अब इसमें थर्ड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो कैसी इमेज बनेगी। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर रखा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर रखा है, तो ये एक रे जा रही है पैरेलल है तो ये फोकस से पास आउट होगी रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरी रे इसके फोकस से जा रही है। अगर फोकस से रे जाती है तो ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पहला तो ये पैरेलल थी तो ये फोकस से पास आउट हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे, और जो फोकस से पास आउट हो रही है इंसिडेंट रे, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बन जाएगी। तो इस तरह से ये पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मीट हो रहे हैं वहाँ पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। क्लियर है। ये इंसिडेंट रहती, ये रिफ्लेक्टेड रहती, ये इंसिडेंट रहती, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिल जाती हैं वहीं क्या होता है, वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये इमेज बन रही है और ये उल्टी बन रही है, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड कह रहे हैं। समझ रहे हो आप। तो इसकी जो पोजीशन हुई वो कहाँ हुई, सी पर हुई। तो जो इसकी इमेज की पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इसकी इमेज भी सी पर ही बनती है। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। और इसका जो साइज़ है तो दोनों क्या है, सेम साइज़ के। देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है। ठीक है, तो साइज़ सेम ही होता है। इज इट क्लियर। तो ये सेम साइज़ की बनती है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है इस तरह से, तब क्या होगा। देखो एक तो इंसिडेंट रे पैरेलल बना दी हमने, और एक रे हमने क्या कर दिया इसे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे भी बना दी हमने। रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होती है। एक हम कर्वेचर से ले रहे हैं, ये कर्वेचर से इंसिडेंट रे जा रही है तो हम जानते हैं ये वापस से इसी पर ही बनती है। जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे इसी लाइन पर आएगी, तो ये इसी लाइन पे आई और इस तरह से ये मिल गई। और जहाँ पर दोनों मिल जाएंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है वहीं क्या बनती है, इमेज। तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इमेज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इसकी पोजीशन कहाँ बनी, बियॉन्ड द सी। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज सी के पीछे बनती है, बियॉन्ड द सी बनती है। ठीक है, और ये जो इमेज बन रही है ये आपको दिख रही है रियल है और इन्वर्टेड। ये सीधी है तो ये उल्टी बन रही है ना, तो ये इन्वर्टेड हो गई। और दोनों मिल ही रही हैं, एक्चुअली में मीट हो रही है, तो ये रियल है।
तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसकी बनेगी। अब साइज़ की बात करें तो साइज़ आप देखो ऑब्जेक्ट का छोटा है और ये क्या है, एन लार्ज हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो एन लार्ज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये एन लार्ज बनेगी इमेज। क्लियर है? तो ये हमारा फोर्थ केस कंप्लीट हुआ। फिफ्थ केस देख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पर रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट एफ पर रखा होगा तो क्या होगा, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ पर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जब एफ पे रखा होगा तो एक इंसिडेंस रे सीधी गई जो कि पास आउट काउंट, और एक इंसिडेंस रे हमने कर्वेचर से ले ली। तो जो कर्वेचर वाली तो वापस कर्वेचर वाले ही पाथ से रिटर्न हो जाएगी, और जो ये पैरेलल थी ये क्या है, फोकस से पास होगी। तो ये फोकस से पास हो गई। अब इस तरह से अब जो आप देख पा रहे हैं, देखो इसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये दोनों लाइन तो क्या होगी, पैरेलल हो गई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो एक दूसरे के पैरेलल होगी मीन्स ये एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर ये एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेंगी यानी इन्फिनिटी पे मिलेगी। इन्फिनिटी हो गई इसकी पोजीशन। ठीक है, तो इस इमेज की पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई, इन्फिनिटी। क्लियर है? तो हम इसमें देख सकते हैं यहाँ लिखा है पोजीशन इन्फिनिटी पे होगी। और जो नेचर है इस इमेज का, जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे जहाँ भी जाकर मिलेगी वहाँ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है? और जो इसका साइज़ होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और जो इसका साइज़ होगा इमेज का वो क्या होगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ क्या होगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। अब लास्ट केस देखते हैं हम इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। ये पोल और फोकस है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तब क्या होता है देखते हैं। तो एक तो हम पैरेलल इंसिडेंस रे बनाते हैं हमेशा, तो ये हमने पैरेलल इंसिडेंस रे बनाई, और इसकी जो दूसरी रे है हम कर्वेचर से ही लाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर्वेचर से लाई। तो ये कर्वेचर वाली जो इंसिडेंस रे इसका रिफ्लेक्टेड तो कर्वेचर से होते हुए ही जाएगा, और जो ये पैरेलल है ये कहाँ से जाएगी, फोकस से पास आउट होगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास आउट हो गई, और जो कर्वेचर वाली थी वो कर्वेचर से। तो जो ये दोनों देखो अब कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही है आगे की तरफ। तो अब इसे आगे ले जाएं, सॉरी पीछे की तरफ तो कहीं भी नहीं मिल रही है। अब इसे अगर हम आगे बढ़ाएं यानी मिरर के पीछे की तरफ ले जाएं तो फिर ये कहीं ना कहीं इस जगह पर जाके ये मिल जाएंगी। तो ये जिस जगह पर मिल जाएंगी, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी ये इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ये जो इमेज है इसकी पोजीशन कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। इसकी पोजीशन बिहाइंड द मिरर बनी। और नेचर क्या है, ये वर्चुअल और इरेक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मिलती हुई सी दिख रही हैं, यानी ये वर्चुअल है, और इरेक्ट है मतलब ये सीधी की सीधी ही इमेज बन रही है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर में पी और एफ के बीच में जब रखा होगा ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। बस ये एक ही केस है जिसके अंदर ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है। और जो इसका साइज़ होगा, है ना, ये आप ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। और जो इसका साइज़ है, साइज़ तो आप देख ही पा रहे हैं एनलार्ज हो गया है। ये साइज़ छोटा था, ये काफ़ी इससे बड़ा हो गया, यानी ये एनलार्ज साइज़ की इमेज इस पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है इसका यूज़ क्या है, तो यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका यूज़ टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल की हेडलाइट में किया जाता है ताकि इस लाइट का एक पावरफुल पैरेलल बीम बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। इसका यूज़ डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को बड़ा करके देखने में किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर शेविंग टू सी लार्ज इमेज। जो हम शेव करते हैं तो शेव में लार्ज इमेज करके देखने के काम आता है कॉनकेव मिरर। और जो कॉनकेव मिरर है इसका
यूज्ड इन सोलर फर्नेस, इसका यूज़ सोलर फर्नेस में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था कॉनकेव मिरर। तो इसमें इमेज कैसे बनेगी और इसके यूजेस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो सबसे पहले हम रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के पहले हम रूल्स देखेंगे रे के। तो इसमें 4 रूल्स हैं। तो हम पहला देख रहे हैं, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस पॉइंट। अगर कोई रे, ठीक है, इसमें जो रे होगी वो पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो पैरेलल है तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज होगी और फोकस पॉइंट पर मिल लेगी। ठीक है, जैसे ये पैरेलल है, अब ये जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, तो ये जो रे होगी ये क्या होगी, ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। जब ये इस तरह से डाइवर्ज होगी तो ये फोकस पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिलती हुई सी दिखेगी। तो इसको अगर हम इस तरफ तो नहीं मिल सकती है ना। अगर इधर हम इधर से देखेंगे अगर इस रे को, तो ये रे कहाँ पर, फोकस पर मिलती हुई सी दिखेगी, इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो हम डॉट डॉट से इसको बना देता हूँ मैं, तो आपको ईजीली दिखेगा। ये देखो इस तरह से ये मिलती हुई सी, फोकस पर मिलती हुई सी दिखेगी। समझ में आ रहा है, तो ये फोकस पर मिलेगी। सेकंड है इसका रूल, ए रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू पैरेलल एक्सिस। जब कोई रे डायरेक्टली आ रही है फोकस से कॉन्वेक्स मिरर पर, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, जैसे ये रे है, ये फोकस से आ रही है, सपोज करो, है ना, तो ये फोकस से आ रही है, इस देखो इधर तो नहीं दिख रही, अगर ऊपर से हम देखेंगे तो ये फोकस से ही आती हुई दिखेगी हमें इस तरह से, तो ये पैरेलल हो जाएगी। जब इस पर हिट करेगी तो हिट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। तो ये देखो, मैं ये वाली जो लाइन है ये फोकस से ही आती हुई है ना। तो जब कोई रे फोकस से आती है तो वो कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इस तरह से ये पैरेलल हो जाती है। अब इसका जो थर्ड रूल है, ए रेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखती है कोई रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये सेम रिफ्लेक्ट रे जो होगी ये वापस इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ये सेम पाथ पे, जैसे इस तरह से आ रही है तो इसी पाथ पे ये रिटर्न वापस हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ठीक है, ये देखो कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, तो ये जो कर्वेचर से आती है रे वो वापस कर्वेचर पर ही चली जाती है। ठीक है, ऐसा कॉनकेव मिरर में भी था, ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर में भी है। अब हम देख रहे हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर का फोर्थ रूल, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। अगर कोई रे पोल से आ रही है, इंसिडेंट रे जो है पोल से आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है सेम एंगल से। ये जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो बनेगा उसमें सेम बनेगा। ये देखो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इंसिडेंट एंगल और क्या बन जाएंगे, ये रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे। ये इसके चारों रूल देखे हमने। ठीक है, रे के चारों रूल। अब हम देखेंगे जो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर से, उसको फॉर्म करने के रूल्स पर, फॉर्म करने के केसेस देखते हैं, है ना। तो इसमें पहला है, इसके 2 रूल हैं वैसे, इसमें 2 केस है, सॉरी इसमें 2 केस है। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तब क्या होता है देखते हैं। सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है ना। तो इस तरह से इन्फिनिटी से आ रही है इंसिडेंस रे, तो इन्फिनिटी से इंसिडेंस रे ये आ रही हैं सब, ये सब क्या है, पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होंगी, ये इस तरह से जाएंगी और ये फोकस पर मिलती हुई दिखेंगी और इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये मिलेंगी कहाँ पर, फोकस पर मिलेंगी सारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये सारी जो रे हैं आगे तो कहीं मिल ही नहीं सकती है, अब ये पीछे चलेंगे हम तो ये सब फोकस पर मिलेंगी। तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये इस तरह से मिल जाएगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, ये भी फोकस से निकलेगी,
और ये वाली लाइन भी फोकस पर, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर ही मीट करेगी। तो ये सारी पॉइंट्स इस तरह से ये जो मीट करेंगी वो कहाँ पर करेंगी, इसकी पोजीशन जो होगी वो एफ होगी, फोकस पर होगी। ठीक है, तो ये पोजीशन तो हमारी समझ में आ गई, फोकस पर होगी। ठीक है, अब इसका जो नेचर है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखो, इमेज लिखा है, इसमें पोजीशन लिखी है, पोजीशन क्या है, फोकस पर होगी, एट एफ पर होगी। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो ये नेचर है इसका वर्चुअल होगा, क्योंकि ये मीट करती हुई दिख रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई सी दिख रही है, इसलिए इसका नेचर क्या है, वर्चुअल हो गया। और इरेक्ट यानी सीधी, ये सब सीधी होंगी। ठीक है, और इसका जो साइज़ होगा वो साइज़ कैसा होगा, पॉइंट साइज़ में होगा। ये जो साइज़ बनेगा इमेज का वो पॉइंट, इस तरह के पॉइंट साइज़ का इमेज बनेगा। अब इसका जो सेकंड केस है वो देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पी के बीच में रखा है। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। देखो जैसे ये इन्फिनिटी हो गया, ये पोल हो गया, इसके बीच में ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, एक तो हम बना देते हैं इसमें पैरेलल इंसिडेंस रे, जो कि किस पे मिलेगी, फोकस पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो मिलेगी किस पे मिलेगी, फोकस पर, इस तरह से जाएगी ना, रिटर्न बाउंस बैक हो गई है। और बाउंस बैक होने के बाद ये मिलेगी पीछे की तरफ फोकस पर। और दूसरी हम इसमें इमेज ले लेते हैं इस तरह से, और रे ले लेते हैं, इंसिडेंस रे इस तरह से। अब इस तरह से इंसिडेंस रे आ रही है, मतलब ये कर्वेचर से जा रही है, तो ये वापस से कर्वेचर पर ही जाएगी। इज इट क्लियर, ये तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी, और ये जो इंसिडेंस रे कर्वेचर से आ रही थी तो वो इसी पाथ से वापस रिटर्न होगी। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, मिरर के पीछे की तरफ लेके बढ़ा देते हैं ना, तो ये तो कर्वेचर से आ रही है, तो कर्वेचर पर ही जाके मिलेगी, है ना। और ये जो फोकस से आ रही है ये फोकस पर आके मिलेगी, ये वाली लाइन ये जो है फोकस पर मिलेगी, तो इसको हम फोकस पर से निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो इसकी इमेज बनेगी, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिल जाती है इमेज वहीं बनती है, यानी इस पॉइंट पर ये इमेज बनेगी, और वो इस तरह की कुछ इमेज होगी। तो इसकी पोजीशन, जो इमेज की जो पोजीशन हुई वो कहाँ हुई, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में ये इमेज बनेगी। क्लियर है, इस तरह से। और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। ये नेचर में कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और इरेक्ट यानी सीधी होगी। ठीक है, और जो इसका साइज़ होगा, है ना, जो इसका साइज़ होगा, साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, सीधी है इसलिए से इरेक्ट करें। साइज़ क्या होगा इसका, स्मॉल होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और ये आपकी इमेज का साइज़ है, तो इमेज कैसी है, स्मॉल है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज़, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों किया जाता है, क्योंकि इट ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। ये हमेशा क्या बनाती है, एक इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाती है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है। ठीक है, सीधी इमेज बनाती है और डिमिनिश्ड। और इट हैव वाइडर फील्ड टू ऑफ व्यू, कॉन्वेक्स मिरर में जो फील्ड दिखता है वो वाइडर दिखता है, काफ़ी बड़ा। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर इस तरह सा होता है, तो इसका जो फील्ड है इस तरह का, ये इतना स्पेस यानी काफ़ी वाइडर होता है। ठीक है, इसलिए रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। अगर हम प्लेन मिरर लगा देते तो बस इतना सा ही एरिया कवर होता, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये कितना वाइडन एरिया है, ये सारा वाइडन एरिया कवर हो जाता है, इसलिए इसको रियर व्यू में लगाया जाता है व्हीकल्स के। नेक्स्ट है यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। अब इसका यूज़ ब्लाइंड टर्न में किया जाता है। ब्लाइंड टर्न के समय जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ये रोड बने हुए हैं दो, है ना, ये दो रोड बने हुए हैं, तो इस रोड पर एक्सीडेंट होने का डर है, तो इसमें क्या है, इस रोड में इस तरह से टर्न है ना, तो यहाँ पर जो ये गैप है इस जगह क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। तो इस कॉन्वेक्स मिरर में ये वाइडन एरिया हो जाएगा, और इमेज इधर से आने वाले को इधर से आने वाले की पिक्चर दिख जाएगी। ठीक है, उसका व्यू दिख जाएगा, तो वो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसी तरह से इसका यूज़ मर्जिंग ट्रैफिक में भी किया जाता है। इसके बाद इसका यूज़ है यूज्ड इन
शॉप्स शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। इसका यूज़ दुकानों में भी किया जाता है सिक्योरिटी में। जैसे मान लो ये कोई पूरी दुकान है, अब यहाँ पर हमने लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, अब ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर पूरी दुकान को कवर कर लेगा और यहाँ पर बैठा है इसका मालिक। अब ये मालिक यहाँ इस कोने से बैठ के इस मिरर में जैसे ही देखेगा तो इस मिरर में उसको पूरी अपनी शॉप के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी काम हो रहा है वो पूरा इसको एक जगह पे बैठे बैठे दिख जाएगा। तो यहाँ पर वो अगर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है तो उसको कितनी आसानी होगी, एक जगह से बैठ के वो पूरी दुकान देख सकता है। अब देखते हैं हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। जो इमेज बनती है उसमें जो साइन किस तरह से लिए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन के बारे में हम समझ रहे हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कोई मिरर रखा हुआ है। ये एक मिरर है, एम क्या है, एक मिरर है। ठीक है, ये एम मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ पर कोई एक क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है कर्वेचर से पीछे। तो ये वाला जो एरिया है ये तो कहलाएगा लेफ़्ट साइड। ठीक है, जो मिरर के इस तरफ जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वो तो हो गया लेफ़्ट, और मिरर के पोल से आगे का एरिया क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन बनाई पोल पर। अब इस तरफ का जो एरिया है ये तो हो गया लेफ़्ट और इधर का एरिया क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इस तरह से इंसिडेंट रे आएगी, है ना, मिरर पर। तो ये जा रही है लेफ़्ट टू राइट। तो जो रे लेफ़्ट टू राइट जाएगी उस रे को हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, जो भी रे जाएगी लेफ़्ट से राइट पर उसको तो हम लेंगे पॉजिटिव। और जो रे राइट से लेफ़्ट में आएगी, ठीक है, जो भी रे राइट से लेफ़्ट में आएगी, इस तरह से राइट से लेफ़्ट में आएगी, उस रे को हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये वापस आ रही है तो इसको हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ। इसका साइन होगा नेगेटिव। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइन पॉजिटिव लिया जाता है और राइट से लेफ़्ट आने पर साइन नेगेटिव लिया जाता है। इसी तरह से जो ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर की तरफ जो इमेज बनेगी या ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ होगी, अगर ऊपर की तरफ होगी तो उसे भी हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। और जो प्रिंसिपल एक्सेस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है, इसके नीचे कोई भी रे आती है या इमेज बनती है तो वो क्या होगी, उसे हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? तो ये साइंस का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अब हम देख रहे हैं मिरर फार्मूला। जो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ये v तो क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, और f क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये मिरर का फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में आता है, इसका भी एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं हम कैसे मैग्निफिकेशन करते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का जो रेशो होता है वही क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। इसे स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। हाइट ऑफ इमेज को हम h' ले रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h, तो ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन आ गया हमारा। ठीक है, मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। इसे हमने लिख दिया m = h'/h। अब देखो जो ये मैग्निफिकेशन होता है ये दूसरी तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। मैग्निफिकेशन बराबर m = -v/u भी हो सकता है। जो इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसका रेशो भी हो सकता है। जो इक्वेशन 1 और 2 आगे इससे हम ये लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन = -v/u = h'/h। ठीक है, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन निकालना का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? तो
इस तरह से हमने ये दोनों इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसे आप नोट कर लेना अपने रजिस्टर में। इज इट ओके? तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर कोई लाइट पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसा है, होता क्यों है? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जो लाइट की जो स्पीड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसीलिए क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इक्वल टू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे थोड़ा ध्यान रखना है ना। स्पीड ऑफ लाइट है ये, वैक्यूम में भी और एयर में भी। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कोई एक मीडियम है M1 और दूसरा मीडियम है M2, है ना, और ये बीच में सरफेस। कोई लाइट रे आ रही है, लाइट रे जब एक मीडियम से M1 मीडियम से M2 मीडियम में जाएगी, तो M1 मीडियम से M2 मीडियम में जाएगी, तो ये जानी तो सीधी चाहिए थी, बट क्या होगा? ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको जाना तो कैसा चाहिए? स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर ये जैसे ही M2 मीडियम में आएगी ये लाइट रे थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये जो इंसिडेंस हो रहा है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? समझ में आया रिफ्रैक्शन क्या होता है? चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला इसमें, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जो स्विमिंग पुल का जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा ऊंचा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, इस कारण से वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। जो स्विमिंग पूल का बॉटम होता है वो उठा हुआ। नेक्स्ट है, ए पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। जो पेंसिल होती है उसे वाटर के अंदर इमर्स डुबोया जाता है ना, तो ये इसके सरफेस से थोड़ी सी बेंड हुई दिखती है ना, क्योंकि ये जो एयर है, एक मीडियम इसमें एयर है और दूसरा मीडियम क्या है? इसमें वाटर है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये आने के बाद क्या होती है? थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसे अगर हम इस तरफ से देखेंगे, थोड़ा तिरछा इस तरफ से अगर हम इस पेंसिल को देखेंगे, तो ये पेंसिल थोड़ी सी ऊपर उठी दिखाई देगी, क्योंकि इसमें जो स्पीड है वो स्पीड चेंज हो गई है लाइट की, है ना। इस कारण से इसमें क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन होने के कारण ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। ग्लास टम्बलर का मतलब हो गया कांच का गिलास। तो जब लेमन को कांच के गिलास में डुबोया जाता है और थोड़ा तिरछा होकर उसे देखा जाता है, तो वो थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। वो कारण क्या है? उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी के कारण ये ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है, लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। जब अगर हम किसी बुक के लेटर के ऊपर ग्लास स्लैब रख देते हैं तो वो थोड़ा उठे हुए दिखाई देते हैं। इसका रीज़न भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन। जैसा आपने इन सभी पॉइंट्स में देखा, सेम रीज़न है, ये रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से एग्जाम्पल किस चीज़ में आते हैं। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो हमने एक PQRS ये ग्लास स्लैब लिया और ये एयर इसका एक मीडियम है, दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास है। ठीक है, तो ये इसमें ये नॉर्मल है। ठीक है, ये जो SR जो सरफेस है इस पर ये क्या है? नॉर्मल है। इसी तरह PQ के ऊपर भी ये क्या है? नॉर्मल है। तो इसको हम N लिख देते हैं, इसे N डैश लिख देते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये दोनों नॉर्मल हो गए। ये कोई हमारी लाइट रे है। जब लाइट रे इस तरह से आती है और इस एयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो एयर से ग्लास में जैसे ये रे आ रही है, तो ये रे सीधी ना जाकर क्या हो जाती है? थोड़ा सा टूवर्ड्स मूव कर जाती है, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ।
जानी तो देखो ये जो लाइट रे आ रही थी ऐसे सीधे जाने चाहिए थी, बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के कारण ये रिफ्रैक्टेड रे बनी है, ठीक है। और ये किस तरफ मुड़ जाती है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये मुड़ जाती है थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंस एंगल कहेंगे, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम आर बोलेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रेस का एंगल बड़ा होता है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, जैसा देख पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो लाइट रे है, अब इस वाली रे को हम मान लेते हैं ये लाइट रे हमारी इंसिडेंस रे है, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंस रे है इस तरह से जा रही है, अब गिलास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो जब ये ग्लास से एयर में जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर तो इंसिडेंट एंगल बनाएगी। ये I1 था तो इसे हमने I2 नाम ले दिया, तो ये इंसिडेंट एंगल बन गया I2। और जब ये ग्लास से एयर में जा रही है, तो हम जब ग्लास से एयर में जा रही है तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है ये R2 बन रहा है। तो देखो जब ये ग्लास से एयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे थोड़ा सा दूर हट रही है, ठीक है, जबकि ये थोड़ा सा दूर हट रही है। जबकि पहले केस में जब एयर से ग्लास में आ रही थी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही थी, और यहाँ पर जब ग्लास से एयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कब इंसिडेंट रे टूवर्ड्स हो रही है, कब अवे हो रही है, क्लियर है। अब जब ये जाती है तो ये इस तरह से दिखेगी, और हमारी जो रे आ रही थी वो ओरिजिनल रे इस तरह से जाना चाहिए। ये यहाँ की जगह यहाँ से थोड़ी सी दूर हट गई। ये दोनों रे जो है, ये रे और ये रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने के साथ साथ इनमें कुछ डिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। इनके बीच डिप्लेसमेंट यानी दूरी होगी। इस डिप्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस जगह से जा रही है और जानी इधर चाहिए थी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लेब। ये ग्लास स्लेब जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, और दूसरा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लेब। ग्लास ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है इस पे भी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये थिकनेस कम होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इन दोनों के बीच कम होगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉ देखे थे, या रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉज होते हैं, तो उनको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है द इंसिडेंट रे इन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल है, ये तीनों जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, जिस इंटरफेस पे मिल रही हैं, है ना, तो ये तीनों जो रे होती हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है इसमें स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो जो सेम कलर की लाइट जो होगी वो पेयर ऑफ मीडियम में, जैसे ये एक प्लेन हो गया हमारा मीडियम 1 और मीडियम 2, तो इस प्लेन में कोई लाइट, एक ही कलर की लाइट आ रही है, ठीक है। तो जब ये लाइट आएगी, है ना, तो इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमने मान लिया नॉर्मल हो गया उस पर, तो इस नॉर्मल, है ना, और एक ली हमने लाइट रे ली, तो लाइट रे इस तरह से नॉर्मल से टच हुई और इसको क्रॉस कर रही है दूसरे मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। जानी तो इसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। तो ये जो इंसिडेंट एंगल बना और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बना। तो स्नेल लॉ कहता है कि जो ये आई एंगल बना इसका हम लेंगे साइन, ठीक है। तो साइन आई हो जाएगा ये, और जो आर एंगल बना इसका भी हमें साइन लेना है, तो साइन आर। तो साइन आई अपॉन जो साइन आर होगा वो क्या होगा,
कांस्टेंट होगा, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जैसा कि जो वैल्यू इधर आएगी, चलिए एक और बनाते हैं अपन। अगर मान लो ये जो रे थी इसको हम थोड़ा सा और तिरछा ले लेते हैं, ठीक है। ये लाइट रे थोड़ी सी तिरछी है और जब नॉर्मल से निकल रही है तो ये एंगल बन गया इंसिडेंट एंगल, और जब ये इससे रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट में जो कलर है लाइट का सेम ही है, ठीक है। तो इसका भी हम साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे और इसका भी साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे। ये दोनों क्या आएंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे, यही है हमारा स्नेल्स लॉ। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इसे एन से डिनोट, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जो पेयर ऑफ मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हम लिखते हैं स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एन जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, मीडियम वन है तो इसे v1 और मीडियम टू है तो v2। दोनों मीडियमों की जो वेलोसिटी का रेशो है वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हमने v1 लिख दिया, इसे हमने v2, मीडियम टू को हमने v2 लिख दिया। क्लियर है, चाहे वेलोसिटी लिखो या स्पीड लिखो एक ही बात है। क्लियर है। अब देखिए ये v1 अपॉन v2 हो गया। अब इसमें ये दूसरी पॉइंट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये लिखा है n21, इसका मतलब क्या है कि जो मीडियम टू की जो वेलोसिटी है, ठीक है, मीडियम टू की जो वेलोसिटी है वो मीडियम वन के रेस्पेक्ट में क्या है, और यहाँ n21 इसका मतलब क्या है, जो वन फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी सेकंड मीडियम की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या है, इसको कहते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, मीडियम के रेस्पेक्ट में जो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल टू सी अपॉन वी। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये किस में देखा जा रहा है, वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ठीक है, एयर और वैक्यूम। तो ये n इक्वल टू क्या है, सी अपॉन वी है। सी अपॉन वी है, यहाँ सी की वैल्यू क्या होती है, जो सी होती है इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी क्या है, वेलोसिटी है मीडियम की, जो अदर मीडियम है उसकी वेलोसिटी। ये भी इस पर कुछ न्यूमेरिकल आएंगे। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होता है, जो कितना है, 2.42 है। आपकी बुक में और भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई हैं, वो आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं। या मैंने सिर्फ हाईएस्ट वाला लिखा है 2.42, डायमंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। अब देखो जो मीडियम होते हैं उसमें दो टर्म है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो ये डेंसर और रेयर मीडियम क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो पहला डेंसर मीडियम, आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो दो मीडियम होंगे उसमें से जिस मीडियम की के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। और रेयर क्या होता है, आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो दो मीडियम होंगे उसमें से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव वैल्यू लो होगी उसे हम बोलेंगे रेयर मीडियम, ठीक है। समझ में आया, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। जैसे ये मीडियम 1 और मीडियम 2 है, तो हम मान लेते हैं कि मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू हाई है और 1 की लो है। तो जो 1 की लो है इसका मतलब ये कैसा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। और मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैसा मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। इसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर ये रे ऐसे आएगी, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल,
तो इंसिडेंट से नॉर्मल में आई। अब देखो इसमें आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, जब इंसिडेंट रे ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जो लाइट रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। ये हमने नॉर्मल बनाया, ये हमारी नॉर्मल हो गया। अब हमने ली लाइट रे, तो लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अवे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने मीडियम के रेस्पेक्ट में भी। क्लियर है? तो रेयर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर गई रिफ्रैक्टेड रे, और जब डेंसर से रेयर में आई तो अवे हो गई। अब हमारा टॉपिक है स्पेरिकल लेंस। जो स्पेरिकल लेंस होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, थिन फ्रॉम द कॉर्नर, ये कॉर्नर से क्या होता है, थिन होता है ना, और थिक एट द सेंटर। और कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से क्या होता है, थिक होता है, और ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के बारे में क्या है, थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स पे से तो क्या होता है, थिक होता है। क्लियर है? ये थिक होता है। और थिन एट द सेंटर, सेंटर पे क्या है, थिन होता है। और जो है ना, थिक होता है कॉर्नर पर और थिन होता है सेंटर पर। और जो कॉनकेव लेंस है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं। जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह के लेंस होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें C1 और F1 हो गया, ये कर्वेचर हो गया, और F1 फोकस हो गया, ठीक है। इसमें C1 कर्वेचर, क्योंकि ये इस लेंस का है, इसमें देखो दो लेंस जुड़ रहे हैं ना, इसलिए इसमें C1 F1 और C2 F2। और ये जो ये वाला लेंस है, इसका जो फोकस और कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा, राइट साइड में F2 और C2, है ना। ये F1 और C1 किसे कहेंगे, ये कर्वेचर और फोकस हो गए, और F2 और C2 भी क्या हो गए, फोकस एंड कर्वेचर हो गए कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। अब जो कर्वेचर होता है वो फोकस से डबल होता है, ठीक है, फोकस से डबल होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। क्लियर है? अब कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कॉनकेव लेंस में भी दो पार्ट हैं। तो इधर वाले लेंस के कर्वेचर और फोकस इसके लेफ़्ट वाले के लेफ़्ट साइड ही बनेंगे, और राइट वाले के फोकस और कर्वेचर राइट साइड बनेंगे। ये जो राइट वाला है कॉनकेव लेंस, इसके फोकस और कर्वेचर राइट साइड ही होंगे, है ना। कॉन्वेक्स में उल्टा था। तो ये C1 और F1 हो गए, और दूसरे फोकस और कर्वेचर F2 और C2 हो गए। इसमें भी सेम रहेगा, C1 जो होगा वो 2F1 के इक्वल होगा, और C2 जो होगा 2F2 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये फिनोमिना आपको समझ में आई, ये अभी हमारे काम आएगी आगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उससे जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसके हमें रूल्स देखते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के रूल देख रहे हैं किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो ये टोटल होते हैं 3। तो इसमें पहला रूल, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड्स ऑफ द लेंस। जो कोई रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो कहाँ से पास होगी, वो पास होगी अदर साइड से, अदर साइड के फोकस से। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई लाइट रे। जब ये है ना पास होगी तो ये किधर से निकलेगी, अदर साइड के फोकस से निकलेगी, है ना, से पास होगी। तो ये कहाँ से पास होगी, इस तरफ से F2 से पास होगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होगी।
सेकेंड रूल है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट रे हो गई वो फोकस से पास होगी तो पास होने के बाद क्या हो जाएगी, वो इमर्ज हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के। ठीक है, तो ये पास हो रही है हमारी लाइट रे फोकस से, तो फोकस से पास होने के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल जो रिफ्रैक्टेड रे बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल था, है ना, ये पैरेलल होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब रूल नंबर 3 में क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। जब कोई रे है, लाइट रे, ये है ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना डाइवर्ज हुए सीधी निकल जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रे आ रही थी ऑप्टिकल सेंटर पे मीट हुई और इसके बाद क्या हुई, ये सीधी ही चलेगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान भी रखना है। इसमें पूछता है आपसे कौन सी रे होती है जो सीधी निकलती है, तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर वाली और दूसरी प्रिंसिपल एक्सेस वाली। ये डेविएशन नहीं होता है इनमें, इन दो ही रे हैं जिनमें डेविएशन नहीं होता है। चलिए अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसी फॉर्म होगी, तो इसमें 6 केसेस हैं टोटल, इन्हें हम 1 बाय 1 समझेंगे। इसमें पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट रे बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। तो हमने ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल कुछ लाइन बना ली और रेज बना दी। ठीक है, ये रेज बना दी। अब हम जानते हैं जो अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है इंसिडेंस रे, तो वो अदर साइड पर फोकस पर मीट होती है, तो ये इस तरह से फोकस पर मीट हो जाएंगी। ठीक है, और हम जानते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव रे मीट करती हैं वो वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। यानी इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, फोकस F2 पर बनेगी। जो भी ये रे थी इंसिडेंस रे, इनकी इमेज कहाँ बनी, इसकी जो पोजीशन है वो F2 फोकस पर बनी। ठीक है, और नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगी। देखो ये सारी लाइन से मिल रही है ना, तो ये सब क्या होंगी, रियल होंगी, और इन्वर्टेड यानी ये उल्टी होंगी। ठीक है, और इसका जो साइज़ होगा वो पॉइंट साइज़ होगा, जैसा कि ये दिख रहा है इसी तरह का पॉइंट साइज़ में इसकी इमेज बनेगी। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, जब ऑब्जेक्ट को C1 के पीछे रखा जाता है तो क्या होता है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस पर भी हमें क्या है, 2 लाइट रे बनानी पड़ेंगी। तो एक लाइट रे तो हम पैरेलल लेंगे, जो पैरेलल होगी वो क्या होगी, F2 से पास होगी, दूसरी साइड के फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास हो गई, है ना। और इसके बाद दूसरी ली हमने जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी ही निकल जाएगी, तो ये सीधी निकल गई। ठीक है, और ये दोनों रे जहाँ पर मीट कर रही हैं वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। यानी इस जगह पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पर इसकी इमेज बना देते हैं। ठीक है, ये इमेज बन गई। अब देखो ये जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड C2। जब बियॉन्ड C1 अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज F2 और C2 के बीच में बनती है। क्लियर है, और नेचर रियल और इन्वर्टेड होती है। देखो ये रियल है और सीधी भी है। ठीक है ना, रियल है और इन्वर्टेड उल्टी है, सॉरी उल्टी है ना। और इसका जो साइज़ है, ये साइज़ जो है इसका डिमिनिश्ड होगा, यानी ये इमेज ऑब्जेक्ट तो बड़ा है और इसकी इमेज छोटी बनेगी, इसको हम डिमिनिश्ड कहेंगे। क्लियर है। केस 3 देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, जब ऑब्जेक्ट C1 पर रखा होगा तब क्या होगा, तो चलो इससे भी 2 रे बनाते हैं। एक तो हम प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लेते हैं जो F2 से निकलेगी, और एक ऑप्टिकल ये पैरेलल ली तो ये F2 से निकलेगी, और इसके बाद दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं जो कि सीधी ही निकल जाएगी। तो हमने ये रिफ्रैक्टेड रे बना दी। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मिल रही हैं, C2 पर मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों रे, तो हम इमेज बनाते हैं, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, C2 पर बन रही है। क्लियर है। तो जैसा इसमें लिखा है, इसकी जो पोजीशन है, जब C1 पर रखा है ऑब्जेक्ट तो इसकी पोजीशन यानी इमेज की पोजीशन क्या होगी, C2 होगी। ठीक है, इमेज की पोजीशन C2 हो जाएगी।
और नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल तो देखो रियल में मिल रही है, और इन्वर्टेड यानी उल्टी बन रही है। ठीक है, ये इमेज उल्टी बन रही है। इसका जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से सेम होगा, दोनों का साइज़ सेम होगा, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज़ सेम होगा। केस 4 देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1, जब ऑब्जेक्ट को F1 और C1 के बीच में रखा जाता है। F1 और C1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब दो रे बना रहे हैं, अब इसमें भी हम तो एक रे तो हम पैरेलल बना देते हैं जो F2 से निकल जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी निकलेगी। तो ये बना दी हमने इसकी रे। ठीक है, ये पैरेलल थी तो ये F2 से निकली, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सीधी निकल गई। अब ये जब सीधी निकल गई तो हमें दिख रहा है कि जो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मिल रही हैं, ये यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये इमेज बनेगी, ये उल्टी बन रही है यानी ये इन्वर्टेड है। ठीक है, तो जब इमेज और बन कहाँ रही है, बियॉन्ड C2 के पीछे बन रही है। जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बियॉन्ड C2 से पीछे बनी, है ना। और इमेज की जो नेचर थी वो क्या थी, रियल और इन्वर्टेड। रियल है और इन्वर्टेड है, यानी ये सीधी है तो ये उल्टी है। और इसका जो साइज़ है वो एन लार्ज हो गया। देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है बट इमेज का साइज़ बढ़ गया, यानी एन लार्ज साइज़ होता है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं 5th। व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, अगर ऑब्जेक्ट को F1 पर रख दिया जाएगा तो क्या होगा। देखो ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया F1 पर, वही इसमें भी दो रे हम बना देते हैं। एक रे तो पैरेलल जो कहाँ से जाएगी, F2 से पास आउट हो जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो सीधी जाएगी। तो ये हमने बना दी, तो ये हमारी F2 से पास होगी क्योंकि ये पैरेलल एक्सेस के पैरेलल है। और दूसरी जो है ना, और जो दूसरी होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधी की सीधी ही चली जाएगी। ये हमारी सीधी की सीधी चलेगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये दोनों रे पैरेलल हो गई हैं। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है तो मिलेंगी तो कहीं भी नहीं, ये मिलेंगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पे ही मिलेगी जाके कहीं। ठीक है ना। तो इसमें ये देखो इसकी पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी। अब जो इसकी इमेज होगी, है ना, इसकी इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, यानी ये उल्टी इमेज बनेगी। ये सीधी है तो यहाँ इमेज उल्टी ही बनेगी। ठीक है, और जो इसका साइज़ होगा वो हाई एन लार्ज होगा, इस ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा साइज़ इसका बनेगा इमेज का। अब हम देखते हैं लास्ट 6th केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑब्जेक्ट को F1 और O ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है ना, किसी भी जगह रख सकते हैं, ये हमने रख दिया इस जगह। अब जब इस तरह से रखा जाता है तो वही पहले से दो लाइट रे बनानी पड़ेंगी। एक तो हमने पैरेलल ली, ये पैरेलल वाली F2 से पास आउट हो जाएगी, है ना। इसके बाद दूसरी लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे तो क्या होती है, सीधी जाती है, तो ये सीधी चलेगी। ठीक है, तो जो इसकी जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, देखो इस साइड तो बन नहीं सकती, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये कहीं भी बनेगी। लेकिन अगर इन लाइनों को, रिफ्रैक्टेड रो को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो जब हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे दोनों रे को, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। ठीक है, तो जिस जगह ये मिलेंगी यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, यानी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, सेम साइड ऑफ लेंस। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी तरफ बनी है, दिख रहा है। और ये इमेजिनरी लाइन से बनी है, यानी ये वर्चुअल होंगी। तो पोजीशन इसकी सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस की साइड ही होगी, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है और इमेज भी लेफ्ट साइड है। और इसका जो नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल है क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन से बनी है, और इरेक्ट यानी ये सीधी की सीधी ही इमेज बनी है। क्लियर है। और जो इसका साइज़ है, साइज़ क्या है, एन लार्ज हो गया है। ऑब्जेक्ट इतना छोटा था और इसकी इमेज बड़ी बनी, यानी इमेज इसकी क्या है, एन लार्ज हो गई है। समझ में आया आपको। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्म की जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन होगी इसके हम रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले।
तो इसके भी 3 रूल्स हैं। तो इसमें पहला रूल है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को खींचा जाता है, बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाती है, हाँ, डाइवर्ज हो जाती है अदर साइड से। तो ये देखो, जब इसे हम इधर से देखते हैं तो ये फोकस पर मीट होती हुई दिखती है ना। तो ये फोकस पर मीट होती हुई दिखेगी सेम साइड में। तो ये जो डाइवर्ज लाइन है ये कहाँ पर मिलेगी, F1 पर, ठीक है, F1 पर मिलती हुई दिखेगी। सेकेंड है, ए रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइन फोकस पर मिलती हुई सी दिख रही है, ठीक है, ये देखो ये फोकस पर मिलती हुई सी दिख रही है ना, तो ये डाइवर्ज होने के बाद जो इसकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल हम बना देंगे। पैरेलल कब होती है, जब हमारी लाइट रे फोकस पर मिलती हुई है, बन रही है, तो ये इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। और थर्ड रूल है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। जो लाइट पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। जैसा कि हमने कॉन्वेक्स मिरर लेंस में भी देखा था, वैसा ही कॉनकेव लेंस में भी हो रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, इसे लिख देते हैं O। अब ऑप्टिकल सेंटर से कोई ये रे आ रही है तो ये बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे थे रूल्स, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस से और 2 ही रे होती हैं जो भी मैंने बताया था, वही है। अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका रे डायग्राम, ठीक है। तो इसमें 2 ही केस हैं। तो केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से जब इन्फेक्टेड रे आ रही है, तो ये लाइट रे जो आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये हमने 2 लाइट रे बना दी जो इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो जब ये पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होती हैं, ये डाइवर्ज हो जाती हैं। इस तरह से ये डाइवर्ज हो गई और ये क्या होता है, F1 पर मिलती हुई सी दिखती है, ठीक है। आगे तो ये कहीं मिल नहीं सकती हैं, तो ये पीछे की तरफ ही मिलेंगी। और पीछे की तरफ कहाँ मिलेंगी, ये फोकस F1 पर मिलती हुई दिखेंगी। तो ये जो इन्फेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होगा, F1 पर मिलती हुई दिखेगी। कुछ इस तरह से ये दोनों मिलती हुई दिखेंगी। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। तो इसमें क्या बना, जो इमेज बनी वो इमेज कहाँ बनी, F1 पर, ठीक है। जो इमेज की पोजीशन थी वो कहाँ थी, F1 पर थी। और ये जो इमेज बनी, इस इमेज का नेचर कैसा था, ठीक है। जब इसका नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब हो गया ये इमेजिनरी लाइन से मिलकर बनी है, इरेक्ट यानी ये सीधी बनेगी। और इसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, पॉइंट साइज़ की इमेज बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इसमें केस 2 है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, इस जगह पे हमने इसको रख दिया। अब इसको इस जगह पर रखने के बाद हमने ये रे बनाई, लाइट रे। तो ये दोनों लाइट रे बना दी, जो पैरेलल थी वो डाइवर्ज हो गई और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी वो सीधी चलेगी, ठीक है। और जो ये इनफैक्ट जो पैरेलल वाली जो डाइवर्ज हुई है, ये तो कहाँ पर, F1 पर मिलेगी। अब देखो यहाँ तो कहीं मिल नहीं सकती है ना, राइट साइड में तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसको लेफ़्ट साइड में चलाएंगे, तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं। जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इसे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो ये कुछ F1 पर जाएगी, ठीक है, जैसा कि आपको पता है। और ये जो F2 है ये तो इसी जगह रहेगी। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रही है, इस जगह। तो यहाँ ये इमेज बन गई, यानी इसकी जो पोजीशन बनी है ना, जो ये इमेज बनी F1 और O के बीच में बनी, एट नहीं, बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में इमेज बनी।
और इमेज कैसी है, देखो इमेजिनरी लाइन से बन रही है तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट यानी ये सीधी भी है। दिख रहा है आपको कि ये सीधी बन रही है, इमेजिनरी लाइन से बन रही है, और ये सीधी भी है। और इसका जो साइज़ है वो डिमिनिस्ड है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे छोटी है, उससे काफ़ी छोटी है, इसको हम डिमिनिस्ड बोलते हैं। तो ये तो हमारा रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला जैसा हमने मिरर में देखा था ये वैसा ही है, बस इसमें साइन चेंज हुआ है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में यह माइनस की जगह प्लस था और लेंस में यह माइनस साइन आ गया है, ठीक है, बस इतना से ही फ़र्क है, बाकी फार्मूला सेम ही है। अब यहाँ पर जो v होता है, ये v क्या है, इमेज की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, f क्या है, फोकल लेंथ है। क्लियर है? तो ये फार्मूला। अब इसके बाद इसमें हम मैग्नीफिकेशन देखते हैं। मैग्नीफिकेशन का, इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है और इमेज की जो हाइट है उनका रेशो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। इसे m से डिनोट करते हैं। तो इसमें m बराबर इक्वल टू लिख सकते हैं हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम लिखते हैं h डैश अपॉन h, ठीक है। ये हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया लेंस का। इसे हम मैग्नीफिकेशन को v अपॉन u भी लिख सकते हैं, ठीक है, v अपॉन u। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख देंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, m इक्वल टू v अपॉन u भी लिख सकते हैं, इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। इसमें से भी कुछ न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ लिख सकते हैं इसको, यानी इसे हम 1/f लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है ना। इसे हम 1/f लिखते हैं। ये जो f होगा ये हमेशा मीटर में होगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है। और SI यूनिट जो होती है पावर की वो डायोप्टर होती है। ये दोनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। प्लीज़ आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।